ये कहानी शुरू होती है एक सपने से, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के सपने से। दिल्ली के गांधी विहार की भीड़ भाड़ भरी गलियों में रहने वाली एक लड़की, जो दिन रात लैब रिपोर्ट्स, डीएनए सैंपल और क्राइम सीरीज की दुनिया में खोई रहती थी। उसके लिए क्राइम सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक जुनून था। लेकिन कहते हैं, जब जुनून हद से गुजर जाए तो वो जुनून नहीं, जुनूनियत बन जाता है। फॉरेंसिक की पढ़ाई के शुरुआती दिनों में ही उसने सोचा, अगर अपराध की हर बारीकी को मैं समझ सकती हूं, तो क्या मैं ऐसा अपराध कर सकती हूं जो कभी पकड़ा ही न जाए। वो खुद को सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक परफेक्ट क्रिमिनल के रूप में आजमाना चाहती थी। और इसी सोच ने जन्म दिया एक हत्याकांड को, एक ऐसा मर्डर जिसे शुरू में हादसा समझा गया, लेकिन जिसकी तह तक जाते जाते पुलिस भी हैरान रह गई। आज की इस कहानी में हम खोलेंगे उस रहस्य की हर परत, उस फॉरेंसिक स्टूडेंट की कहानी जिसने साइंस और क्राइम के बीच की रेखा को मिटा दिया और एक खौफनाक प्लान को परफेक्ट मर्डर का नाम दे दिया। क्या वो सच में बच पाई, या उसके बनाए सबूतों के जाल में वही खुद फंस गई? तो आइए जानते हैं दिल्ली के सबसे सनसनीखेज केस की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दिल्ली की है। 6 अक्टूबर 2025 की रात दिल्ली के तारपुर इलाके की गांधी विहार कॉलोनी में अचानक अफरा तफरी मच गई। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास मोहल्ले की खामोशी को एक जोरदार धमाके ने तोड़ दिया। लोगों ने पहले तो सोचा शायद कोई पटाखा फटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आसमान में उठता हुआ धुएं का गुबार दिखाई दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे, चौथी मंजिल पर आग लग गई है। कुछ पड़ोसी दौड़ते हुए नीचे आए। किसी ने फोन निकालकर फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया। कुछ ही मिनटों में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। उनके पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी। चारों ओर हड़कंप मचा था। लोग अपने घरों की छतों और बालकनियों से झांक रहे थे। आग चौथी मंजिल के एक छोटे से फ्लैट में लगी थी। लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दीवारें तक गर्म हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया। लेकिन जो नजारा आग बुझने के बाद सामने आया, उसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। कमरे के अंदर हर चीज जली हुई थी। किताबें, मेज, कुर्सी, यहां तक कि दीवारों की पपड़ी भी उतर चुकी थी। इसी खंडहर जैसे कमरे के बीचों बीच एक जली हुई लाश पड़ी थी। पहचान पाना मुश्किल था कि वह किसकी है। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उस कमरे में 32 साल का एक नौजवान अकेला रहता था। नाम था रामकेश मीणा। पड़ोसियों के मुताबिक वो शांत स्वभाव का लड़का था। दिन भर पढ़ाई में डूबा रहता था। शायद आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देख रहा था। कुछ ही महीने पहले उसने कहा था कि अगले साल मेरा प्रीलिम्स है, अब बस मेहनत बाकी है। जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहां सब कुछ खाक हो चुका था। किताबों के अधजले पन्नों पर अब भी कुछ शब्द झलक रहे थे। रसोई में पड़ा गैस सिलेंडर फटा हुआ था, और वही धमाका शायद आग का कारण बना। फॉरेंसिक टीम ने मौके का जायजा लिया, सबूत इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम के जाने के बाद रात का सन्नाटा फिर से लौट आया, मगर पुलिस की नजरें अब कमरे में नहीं, उसके पीछे छिपे रहस्यों पर थी। बाहर खड़ी गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां उस जल चुके मकान की दीवारों पर पड़कर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। पुलिस के शुरुआती बयान में यही कहा गया, ये एक हादसा है, सिलेंडर ब्लास्ट का मामला। पहले कुछ अफसरों ने सोचा कि शायद ऐसी फटा हो, लेकिन जांच में साफ हुआ कि असल वजह गैस सिलेंडर का धमाका ही था, जिसकी चपेट में एसी और बाकी सामान भी आ गया। कमरे में कोई ऐसे निशान नहीं थे जो ये इशारा करें कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो। फर्श पर पिघला हुआ प्लास्टिक, जली हुई किताबें और एक टूटी हुई घड़ी, बस इतना ही सबूत बचा था। जो भी देखता यही कहता, बेचारा लड़का, हादसा ही तो हुआ है। लेकिन पुलिस की आदत होती है शक करने की, भले ही शक की कोई वजह न दिखे। इसलिए तफ्तीश शुरू हुई और सबसे पहले उन्होंने किया वही जो आजकल हर जांच का शुरुआती कदम होता है, सीसीटीवी फुटेज खंगालना। टीम ने आसपास की सभी बिल्डिंगों से फुटेज इकट्ठा किया। पहले 6 अक्टूबर की रात देखी गई, फिर उन्होंने 5 अक्टूबर की रात को खंगाला, और फिर जब उन्होंने 4 अक्टूबर की रात की रिकॉर्डिंग खोली तो कुछ ऐसा दिखा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। स्क्रीन पर 2 परछाइयां दिखी, एक लड़का और एक लड़की। दोनों के चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे।
वे सीधे उसी इमारत की तरफ जा रहे थे जहां चौथी मंजिल पर रामकेश मीणा रहता था। वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए कैमरे की नजरों से ओझल हो गए। और सबसे अजीब बात यह थी कि दिल्ली में न तो उस रात ठंड थी, न कोई ऐसा मौसम जिसमें कोई चेहरा ढककर निकले, और न ही अब कोई कोरोना या मास्क का दौर था। जब सीसीटीवी की फुटेज सामने आई तो सबको लगा कि अब मामला साफ हो जाएगा, पर कहानी उलझती चली गई। उस तस्वीर में दिख रहे दो साएं, एक लड़का और एक लड़की, पुलिस के लिए रहस्य बन गए थे। चेहरा नकाब से ढका हुआ, कोई पहचान नहीं। पर जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि आग लगने से लगभग 40 मिनट पहले वही दोनों उसी घर में दाखिल होते दिखे, और धमाके से कुछ ही मिनट पहले वो दोनों बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद हुए। बस यहीं से पुलिस का शक गहराने लगा। क्या ये दोनों उसी वक्त अंदर थे? क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आग लगी? क्या यह हादसा नहीं बल्कि कोई साजिश थी? इन सवालों ने पूरी टीम को सोच में डाल दिया। अब तक जो मामला एक सामान्य गैस ब्लास्ट का लग रहा था वो धीरे धीरे क्राइम सस्पेंस का रूप लेता जा रहा था। लेकिन फिर फॉरेंसिक टीम दोबारा मौके पर पहुंची। उन्होंने कमरे के हर कोने को बारीकी से देखा, दीवारें, ताले, कुंडी, सब कुछ। और यही कहानी ने फिर करवट ली। घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद पाई गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने साफ कहा, अगर कुंडी अंदर से लगी थी तो बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता, और अगर कोई अंदर गया होता तो निकलते वक्त उसे कुंडी बाहर से बंद करनी होती, जो मुमकिन नहीं है। अब पुलिस के हाथ में दो सबूत थे। एक तरफ वो सीसीटीवी जिसमें दो रहस्यमयी चेहरे थे, और दूसरी तरफ वो कुंडी जो सबूत दे रही थी कि घर के अंदर सिर्फ रामकेश मीणा ही था। इस तरह वो शक का गुब्बारा जो कुछ घंटों से पुलिस के दिमाग में घूम रहा था, फूट गया। अब उन्हें लगने लगा कि शायद उन्होंने बेवजह साजिश का शक पाल लिया था। दिल्ली पुलिस अब ये मान चुकी थी कि ये एक साधारण हादसा है, एक सिलेंडर ब्लास्ट जिसकी वजह से आग लगी और एक नौजवान की जिंदगी खत्म हो गई। दरवाजे की कुंडी का अंदर से बंद होना पुलिस के लिए एक सीधा संदेश था कि घर के अंदर कोई और नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक सवाल बार बार लौट आता था, तो फिर वो दो लोग कौन थे जो आधी रात को इस इमारत में दाखिल हुए थे? यही सवाल तफ्तीश को फिर से नई दिशा में ले गया। पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखा। इस बार आसपास की गलियों, दुकानों और गेटों के कैमरों को भी खंगाला गया। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार एक सुराग मिला। उसी रात लगभग 1:15 बजे वही दो लोग पास की सड़क पर एक गाड़ी में बैठते नजर आए। गाड़ी का नंबर मुश्किल से दिख रहा था, लेकिन टेक्निकल टीम ने किसी तरह उसे साफ किया और रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जो नाम सामने आए उन्होंने पुलिस की नींद उड़ा दी। लड़की का नाम था अंकिता चौहान और लड़का था सुमित कश्यप। कई जगह इस लड़की का नाम अमृता चौहान बताया गया है। अंकिता और सुमित दोनों मुरादाबाद के रहने वाले थे। अब पुलिस की टीम सीधा मुरादाबाद पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला दोनों अपने घरों पर नहीं हैं और उनके मोबाइल भी बंद है। ये वही पल था जब पुलिस के मन में फिर से शक ने सिर उठाया। हादसे की रात ये दोनों दिल्ली में थे और उसके बाद से दोनों गायब हैं। क्या ये महज इत्तेफाक था? पुलिस ने फिर दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए। जब 5 और 6 अक्टूबर की रात की लोकेशन चेक की गई तो डेटा ने जो दिखाया उसने हर शक को यकीन में बदल दिया। दोनों के मोबाइल की लोकेशन ठीक उसी गांधी विहार वाली बिल्डिंग में थी जहां रामकेश मीणा का कमरा था, जहां आग लगी थी, जहां वो अकेला मरा पड़ा मिला था। अब तस्वीर साफ थी। सीसीटीवी में दिखे वही दो नकाबपोश, वो गाड़ी, वो लोकेशन, सबने मिलकर एक ही बात कही, यह हादसा नहीं था, कुछ और था। 6 अक्टूबर 2025 की वो रात। अब बीते 12 दिन हो चुके थे, लेकिन गांधी विहार के उस जल चुके कमरे का राज अब भी धुएं की तरह हवा में तैर रहा था। पुलिस के पास कई सवाल थे, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं। अंकिता और सुमित, ये दो नाम अब तफ्तीश के केंद्र में थे। दोनों का गायब होना, दोनों के मोबाइल बंद होना और हादसे वाली रात उनकी लोकेशन उसी इमारत में मिलना, ये सब पुलिस के शक को गहरा कर रहा था। लेकिन फिर वही दीवार, वही पुराना सवाल पुलिस के सामने खड़ा था। अगर घर की कुंडी अंदर से बंद थी तो फिर ये साजिश कैसे हो सकती है? यही बात हर अधिकारी के जहन में घूमती रही। आखिरकार 18 अक्टूबर की सुबह एक इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम ने मुरादाबाद से अंकिता चौहान और सुमित कश्यप दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को दिल्ली लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में दोनों ने साफ इनकार किया, हमारा इस हादसे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ देर बाद अंकिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, मैं रामकेश को जानती हूं।
कुछ वक्त तक मैं उसके साथ वही उसी फ्लैट में रही थी, लिव इन में। मैं फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूं, बीएससी कर रही हूं। पढ़ाई के सिलसिले में हमारा साथ रहना हुआ था। लेकिन उस रात मैं सिर्फ मिलने गई थी। हम बात करके निकले। उसके बाद जो हुआ मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस ने उसके बयान सुने, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। न कोई डायरेक्ट एविडेंस, न कोई गवाह, न कोई निशान जो ये साबित कर सके कि यह हादसा नहीं, एक साजिश थी। कमरे से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। बस इतना दर्ज था, सिलेंडर ब्लास्ट। अब पुलिस के सामने दो इंसान थे, जो उसी रात वहां मौजूद थे, जो अब तक गायब थे और जो लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे, हम बेगुनाह हैं। केस अब ठहर गया था। पुलिस के पास शक था, पर सबूत नहीं। दोनों हिरासत में थे, मगर सच्चाई अब भी कहीं राख के नीचे दबी हुई थी। अब कहानी यही आकर ठहर गई थी। 18 अक्टूबर के बाद से लगातार पूछताछ चल रही थी। अंकिता और सुमित अब पुलिस हिरासत में थे, लेकिन केस अब भी वही का वही अटका हुआ था। हर सवाल जाकर एक ही जवाब पर खत्म हो जाता, दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। पुलिस के अफसर दिन रात बैठकों में यही बात दोहरा रहे थे। अगर कुंडी अंदर से बंद है तो बाहर से कोई आया ही नहीं। फिर ये दोनों अंदर कैसे गए और बाहर कैसे निकले? शक, साजिश, हादसा, सब एक दूसरे में उलझ चुके थे। इसी बीच एक वरिष्ठ अधिकारी ने फॉरेंसिक टीम को दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा, देखिए, सीसीटीवी की टाइमिंग क्लियर है। ये दोनों अंदर गए, हादसे से पहले निकले। लड़की का कनेक्शन भी है, वो लिव इन में रह चुकी है। तो क्या यह संभव है कि दोनों घर आए, मिले और फिर रामकेश ने खुद दरवाजा बंद किया हो? फॉरेंसिक टीम के प्रमुख ने सिर हिलाया। थ्योरी के तौर पर बिल्कुल संभव है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस की पूरी जांच अब कुंडी अंदर से बंद थी, इस एक बिंदु पर अटक गई है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, इस कुंडी को एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। अब दरवाजा फिर से खोला गया। वो साधारण सा दरवाजा, जैसा दिल्ली के ज्यादातर घरों में होता है, लोहे की ग्रिल वाला दरवाजा। चारों तरफ मोटा लोहे का फ्रेम, बीच बीच में पतले सरियों जैसे रोड और अंदर जाली, मच्छरों से बचाव के लिए। जाली के पीछे वही कुंडी जिससे दरवाजा बंद किया जाता था। फॉरेंसिक टीम ने टॉर्च की रोशनी डाली, हर कोने को देखा, फिर कुंडी के पास झुकी। एक अधिकारी ने कहा, अगर ये कुंडी अंदर से लगी थी तो क्या बाहर से किसी तरह इसमें छेड़छाड़ मुमकिन है? एक पल को सब चुप रहे। फिर एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, थ्योरेटिकली मुमकिन है, अगर किसी को इस दरवाजे की बनावट पता हो। अब जांच फिर वही लौट आई थी जहां से सब शुरू हुआ था। दरवाजा वही था, पर सवाल नए थे। क्या उस रात कुंडी सच में अंदर से लगी थी, या किसी ने बाहर से ऐसा दिखाया था? फॉरेंसिक टीम अब उस कुंडी की फिर से जांच कर रही थी। वही कुंडी जो अब तक इस केस की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई थी। सभी की नजरें उसी दरवाजे पर टिकी थी। जब एक्सपर्ट ने टॉर्च की रोशनी उस हिस्से पर डाली जहां कुंडी लगी थी, तो कुछ अजीब नजर आया। कुंडी के पास एक बहुत छोटा सा छेद, इतना छोटा कि पहली नजर में वो सामान्य लग सकता था, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ हुआ कि वो छेद काटा गया था और फिर किसी ने उसे मोड़कर वापस सीधा करने की कोशिश की थी। टीम ने शक की पुष्टि के लिए टेस्ट शुरू किया। पहले एक पुलिसकर्मी ने कोशिश की, उसने ग्रिल के बीच से हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कुंडी तक नहीं पहुंच पाया। दूसरे अफसर ने भी कोशिश की, वही नतीजा। कमरे में सन्नाटा था। तभी वहां रामकेश मीणा की मां आई। वो चुपचाप खड़ी थी, बेटे के कमरे को देख रही थी। एक अफसर ने झिझकते हुए कहा, आंटी जी, आप जरा ट्राई करिए, शायद आपका हाथ पहुंच जाए। उन्होंने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया। पतली जाली के बीच से उनका हाथ गया, कुंडी तक पहुंचा और एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। सब लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। फॉरेंसिक टीम अब समझ चुकी थी कि मामला किस दिशा में जा रहा है। अब पुलिस ने फिर से अंकिता चौहान, सुमित कश्यप और उनके दोस्त संदीप, तीनों को बुलाया, क्योंकि अब एक और कैमरे ने उस रात संदीप की मौजूदगी को भी पुख्ता कर दिया था। तीनों को दरवाजे के सामने खड़ा किया गया। पहले सुमित ने कोशिश की, उसका हाथ कुंडी तक नहीं पहुंचा। फिर संदीप ने कोशिश की, नतीजा वही रहा। आखिर में अंकिता से कहा गया, तुम ट्राई करो। अंकिता ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। जाली के बीच से हाथ अंदर गया और सबकी आंखों के सामने उसने कुंडी को आसानी से बंद कर दिया। हाथ निकाला और दरवाजा वैसा ही लगने लगा जैसे भीतर से बंद किया गया हो। अब सच्चाई सबके सामने थी। अगर यह साजिश थी तो यही उसकी कहानी थी। आग के बाद
बाहर निकलते वक्त उन्होंने दरवाजे की जाली थोड़ी काटी, अंदर से हाथ डालकर कुंडी बंद की, फिर जाली को सीधा कर दिया ताकि लगे कि दरवाजा अंदर से बंद है और रामकेश अकेला था। यही पुलिस को आखिरकार वो जवाब मिल गया जिसकी तलाश 12 दिनों से चल रही थी। जैसे ही कुंडी का राज खुला, पूरी जांच की दिशा पलट गई। अब पुलिस को अंदाजा हो गया था कि हादसे की आड़ में कुछ बहुत बड़ा छिपा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी की टाइमिंग अब एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। बस सबूत पुख्ता करने के लिए जरूरत थी। तीनों को, अंकिता, सुमित और संदीप को दोबारा इंट्रोगेशन रूम में लाया गया। जांच अधिकारी ने सीधे सवाल किए। पहले सन्नाटा था, फिर कुछ मिनट बाद अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित ने नजरें झुका ली। संदीप भी अब चुप नहीं रह सका। तीनों टूट गए और एक एक कर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहानी शुरू होती थी मई 2025 से। अंकिता चौहान, जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, एक दिन मुरादाबाद में सुमित कश्यप नाम के लड़के से मिली। दोनों के बीच रिश्ता बना और कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। फिर किसी बात पर उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अंकिता दिल्ली आ गई, अपनी पढ़ाई पूरी करने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के सपनों के साथ। उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी। इसी दौरान अपने कॉलेज और कोचिंग सर्कल में उसकी मुलाकात हुई रामकेश मीणा से, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और जिसका सपना था आईएएस या आईपीएस बनना। रामकेश ने कहा, अगर तुम्हें रहना है तो मेरे कमरे में एक एक्स्ट्रा स्पेस है, तुम वही आ जाओ। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोनों एक ही फ्लैट में रहने लगे। कहने को दो दोस्त, लेकिन अब ये एक लिव इन रिलेशनशिप बन चुका था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक दिन अंकिता को रामकेश के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वहां उसकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सेव थे, जो बिना उसकी जानकारी के रिकॉर्ड किए गए थे। अंकिता हैरान रह गई। उसने गुस्से में रामकेश से कहा, ये सब डिलीट कर दो, ये ठीक नहीं है। रामकेश ने कहा था, ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा। पर हफ्ते बीत गए और कुछ नहीं हुआ। वो तस्वीरें अब भी उसके लैपटॉप में थी, जैसे कोई साया जो हर दिन उसके ऊपर मंडरा रहा हो। धीरे धीरे अंकिता के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि रामकेश उसे ब्लैकमेल कर सकता है, कि शायद वो कभी उन तस्वीरों को पब्लिक कर दे और उसकी जिंदगी, उसका करियर सब खत्म हो जाए। एक रात जब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को फोन किया। सुमित ने जब सब सुना तो वो भी भड़क गया। फोन पर अंकिता ने कहा, वो मुझे बदनाम कर देगा। मैंने उसे समझाया, पर वो मान नहीं रहा। अब क्या करें? काफी देर की बात के बाद दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसे रास्ते से हटा देते हैं। सुमित ने कहा, जो भी डेटा है हम लैपटॉप से निकाल लेंगे, लेकिन पहले उसे खत्म करना होगा। इसके बाद दोनों ने अपने दोस्त संदीप को भी शामिल किया। संदीप मुरादाबाद का ही रहने वाला था। वो सुमित का भरोसेमंद साथी था और अब तीनों ने मिलकर वो प्लान बनाया जिसने बाद में गांधी विहार की उस रात को एक साजिश में बदल दिया। सुमित की गैस एजेंसी थी, एलपीजी का काम। उसे पता था कि गैस कैसे छोड़ी जाती है, कितनी देर में कमरा गैस से भर सकता है और कैसे सिलेंडर ब्लास्ट का सीन बनाया जा सकता है। वहीं अंकिता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी। उसे पता था कि पुलिस किन चीजों पर ध्यान देती है और किन चीजों से केस को हादसा दिखाया जा सकता है। तीनों ने मिलकर बैठकर पूरी प्लानिंग की, कदम दर कदम। अंकिता रामकेश से मिलने जाएगी, बातों में उलझाकर उसे शांत करेगी। फिर सुमित और संदीप अंदर आएंगे। प्लान यह था कि पहले रामकेश का गला घोंटा जाएगा, फिर सुमित सिलेंडर का नॉब थोड़ा सा खोलेगा, इतना कि गैस धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाए। उसके बाद सुमित पाइप रामकेश के सिर के पास रखेगा और एक माचिस जलाकर कमरे में आग लगा देगा। आग लगने के बाद तीनों धीरे धीरे वहां से निकल जाएंगे और कुछ ही देर में सिलेंडर ब्लास्ट करेगा। लपटों के साथ सबूत भी जल जाएंगे और पुलिस को लगेगा कि यह महज एक हादसा था। अब सब कुछ तय हो चुका था। 6 अक्टूबर 2025 की रात, वही रात जिसने दिल्ली के गांधी विहार कॉलोनी को दहला दिया। रात करीब 1:15 बजे तीनों, सुमित, अंकिता और संदीप अपने प्लान के मुताबिक उस इमारत में पहुंचे। अंकिता को उस घर का हर कोना पता था, क्योंकि वो वहीं रह चुकी थी। दरवाजा खोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अंदर रामकेश मौजूद था, शायद कुछ देर पहले ही पढ़ाई खत्म की थी। अंकिता ने उससे सामान्य बातचीत शुरू की। कुछ मिनटों में सुमित और संदीप भी अंदर आ गए। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। प्लान के मुताबिक सुमित और संदीप ने रामकेश का गला घोंटा।
वो तड़पा, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को बिस्तर पर रखा। कमरे में पड़े तेल और पेट्रोल को लाकर उसके शरीर पर डाला गया, ताकि जलने के बाद कुछ भी बच न सके। अभी तक आग नहीं लगाई गई थी। सुमित ने फिर रसोई से गैस सिलेंडर निकाला, उसका पाइप रामकेश के सिर के पास रखा और सिलेंडर का नॉब थोड़ा सा खोला, इतना कि गैस धीरे धीरे रिसती रहे, पूरा कमरा गैस से भर जाए। अंकिता ने उसी वक्त एक और बात याद दिलाई, अगर दरवाजा अंदर से बंद दिखा दिया तो कोई शक नहीं करेगा। वो दरवाजे के पास गई, जाली के एक हिस्से को थोड़ा सा काटा, हाथ अंदर डाला और कुंडी तक पहुंचने की प्रैक्टिस की। वो समझ गई थी ये ट्रिक काम करेगी। अब सब कुछ तैयार था। हत्या के बाद आरोपियों ने शव पर तेल और शराब छिड़ककर माचिस जलाई और कमरे में आग भड़क उठी। जैसे जैसे वो तीनों बाहर निकले, अंकिता ने पीछे मुड़कर देखा, फिर उसी जाली से हाथ डालकर कुंडी अंदर से बंद की और दरवाजे को वैसा ही कर दिया जैसे कोई अंदर से लॉक करके सो गया हो। फिर तीनों चुपचाप सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए, गली में मोड़ तक पहुंचे और धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। कुछ मिनट बाद कमरे में गैस फैल चुकी थी। आग धीरे धीरे पाइप तक पहुंची और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। फॉरेंसिक पढ़ने वाली अंकिता ने हर डिटेल सोची थी, कैसे क्राइम सीन हादसे जैसा लगे, कैसे पुलिस को गुमराह किया जाए, कैसे सबूत जल जाए और कैसे दरवाजा अंदर से बंद दिखे। सुमित ने अपनी एलपीजी एजेंसी की जानकारी का इस्तेमाल किया। सिलेंडर, गैस रिसाव, टाइमिंग, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। संदीप को बस मदद करनी थी। उन्होंने रामकेश को मारा, लाश को जलाया, गैस छोड़ी और जाली से हाथ डालकर कुंडी बंद कर दी। हार्ड डिस्क निकाल ली ताकि तस्वीरें गायब हो जाए, मगर लैपटॉप वही छोड़ दिया ताकि साजिश का शक ना हो। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस छोटे से कुंडी वाले कट पर नजर न डालते तो ये केस हमेशा एक सिलेंडर ब्लास्ट हादसा ही रहता। लेकिन एक बात बिल्कुल सही निकली, स्टूडेंट चाहे कितना भी पढ़ ले, टीचर के अनुभव से आगे नहीं जा सकता। फॉरेंसिक की छात्रा अंकिता ने विज्ञान के हर नियम का इस्तेमाल साजिश के लिए किया, मगर उसी विज्ञान ने उसे पकड़वा दिया और इस तरह दिल्ली का गैस ब्लास्ट मर्डर केस एक एक्सीडेंटल फायर से प्लान्ड मर्डर बन गया, जिसे खोलने वाली वही टीम थी जिसकी फील्ड में अंकिता बनना चाहती थी। तीनों गिरफ्तार हुए, तीनों ने अपना गुनाह कबूल किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जांच में यह भी सामने आया कि अंकिता की हरकतें उसके परिजनों को पसंद नहीं थी। इसलिए 1 साल पहले ही उसके पिता ने बेटी से सभी नाते तोड़ लिए थे। उन्होंने बकायदा अखबार में विज्ञापन देकर इसका ऐलान किया था। उन्हें यह शक था कि बेटी कोई न कोई कांड जरूर करेगी, उसकी हरकतों से परिवार पर कोई मुसीबत न आए, इसलिए सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। पिता ने बेटी अंकिता चौहान को अपनी चल अचल संपत्ति से भी बेदखल कर दिया था। यह भी कहा था कि उसके किसी भी कृत्य से परिवार को कोई लेना देना नहीं होगा। 8 जुलाई 2024 को उसके परिजनों ने अखबार में विज्ञापन छपवाकर उससे संबंध विच्छेद की घोषणा की थी। कोर्ट में इस बात का कानूनी प्रमाण भी मौजूद है। संबंध विच्छेद शीर्षक से अखबार में छपे नोटिस में साफ लिखा गया था कि मैं राजवीर सिन्हा पुत्र श्यामलाल एवं कामिनी रानी पत्नी राजवीर सिन्हा पुत्री अंकिता चौहान को गलत आचरण के चलते अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। अंकिता चौहान के किसी भी कृत्य से मेरा या परिवार का कोई सरोकार नहीं होगा। वो अपने कृत्यों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगी। परिवार ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। संदीप के पिता ने कहा, मैं मेरठ में था जब पुलिस मेरे बेटे को ले गई। अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो आखिरी सांस तक उसके साथ रहूंगा। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने इस केस में धारा 287, 106, 1 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है और टीम अब उन तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है जो इस साजिश के हर पहलू को पूरी तरह उजागर कर सके। और इस तरह दिल्ली के गांधी विहार की आग ने सिर्फ एक घर नहीं, 3 जिंदगियां और कई सपनों को भी राख में बदल दिया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, हर मुजरिम अगर एक बार अपना जुर्म छुपा ले तो वो जरूर फिर से जुर्म करता है, खुद को 30 मार खां समझने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। मैम सही कहा, जुर्म छिपाने से इंसान नहीं बचता, बस अपनी बर्बादी थोड़ी देर के लिए टाल देता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, द विजुअल्स आर डिफरेंट. When couples see that things are not working out, they should walk out of the relationship. Ma'am, that's a fair point. It's important for couples to recognize when things aren't working, but it can be hard to make that decision and actually walk away. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद. माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद घटना है. मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद. जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, दोनों एक दूसरे को समझकर चलते तो इतना बड़ा घटना घटित नहीं होता. जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई. सर सही कहा, अगर थोड़ा समझौता और संवाद होता तो शायद हालात यहां तक नहीं पहुंचते. सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, वाई डू पीपल किल ईच अदर? इज लाइफ सो चीप दैट टेकिंग इट फील्स लाइक अ सोल्यूशन? देयर आर सो मेनी अदर वेज टू फेस प्रॉब्लम्स, टू टॉक, to walk away, to seek help. But once a life is gone, nothing can ever fix what's been broken. Violence never solves. It only multiplies pain. Ma'am, you're absolutely right. Taking a life never truly solves anything. It only creates more suffering for everyone involved. I think sometimes people are so overwhelmed by anger, fear, or pain that they lose sight of how precious life really is. What we need more of is understanding, patience, and compassion, not violence. Talking things out, even when it's hard, is always the better path. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है, दोनों का रिश्ता जैसा हो गया था, वैसे भी उसका कोई भविष्य नहीं था. क्या लोगों को मूव ऑन करना नहीं आता? अपनी ईगो छोड़कर, आकांक्षा की जान लेकर उसने खुद को भी बर्बाद कर लिया. मैम, सच में कभी कभी लोग अपने गुस्से और अहंकार में ये भूल जाते हैं कि जिंदगी कितनी कीमती होती है. किसी का जाना किसी भी झगड़े से ज्यादा बड़ा नुकसान होता है. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई. सर, गुड आफ्टरनून. आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. समीनास जी ने कमेंट किया है, बस एक गलत औरत कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है. मैम, सही कहा, लेकिन ये सोच भी कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है, जो हर गलती का ठीकरा औरत पर फोड़ देती है. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. राकेश मलिक जी ने कमेंट किया है, ऐसी लड़की को जितनी जल्दी मौत आए वही अच्छा है. नालायक लड़की. राकेश मलिक, विलेज फुगाना डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर, यूपी. सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. रेणु देवी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. गणेश सौद जी ने कमेंट किया है, ऐसा भी होता है क्या? प्रेमिका को मारकर खुद को 5 बार चाकू मारना, यह थोड़ा असंभव लगता है. 1-2 बार तो ठीक है, लेकिन 5 बार और फिर भी बचने की कोशिश करना, ऐसा लगता है जैसे किसी और ने हत्या की हो. सर, बिल्कुल. खुद को 5 बार चाकू मारना तो लगभग नामुमकिन है. ऐसा लग रहा है कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, शायद सच कुछ और ही हो. सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी. सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. ट्रू सोल्स बाय जैनेट नाम के आईडी से कमेंट आया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. अभिजीत जी ने कमेंट किया है, महादेव की इच्छा को मेरा सलाम. काट के बोटी बोटी बनाना चाहिए था. वशीकरण में फंस के घर वाले को शर्मसार कर देती. अच्छा हुआ सुअरों के हाथों निपट गई. सर, हर चीज का अपना समय और कारण होता है. जो भी हुआ उसे अब महादेव की इच्छा मानकर शांति से स्वीकार करना ही बेहतर है. सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. शशिकला बोलगम जी ने कमेंट किया है, स्पॉल्ड ब्रैट, वेल्दी गाइस. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. मुकेश शर्मा जी ने कमेंट किया है, कितने गिरे हुए हैं ये. सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. शाहिना खुसरो जी ने कमेंट किया है, क्या कोई इतना जालिम हो सकता है? यकीन नहीं आता, ये लोग इंसान नहीं शैतान है. मैम, सच कहा आपने, इंसानियत जैसे कहीं खो गई है आजकल. सच में कुछ लोग इतना निर्दयी हो जाते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है. मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. समीर जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, हाउ आर यू? सर, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू. हाउ अबाउट यू? सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. प्राइम डेडली 6 नाम के आईडी से कमेंट आया है, इट्स अ हार्ट टचिंग स्टोरी. आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद.
राम भरोश लोधी जी ने कमेंट किया है, सर मेरा भी नाम लीजिए, मैं भी आपका समर्थन करूंगा और कमेंट करूंगा। आप इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहें और हमेशा खुश रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप जैसे लोगों से ही हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। हमेशा खुश रहिए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज यादव जी ने कमेंट किया है, अमृता के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो माँ बाप की बात न मानकर ऐसी हरकत करते हैं उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। सर किसी के साथ बुरा होना कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। गलतियां सबसे होती है, लेकिन हमें सजा की जगह सुधार और समझ की बात करनी चाहिए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लर्न इन डिटेल्स नाम के आईडी से कमेंट आया है, घटिया प्यार। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे श्याम बहादुर गुप्ता सर, सनी भंडारी जी, गणपत सिन्हा भाटी जी, आशु लस्कर जी, जहीर डॉन जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।